देखो हमारा रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक है। क्लास हमारी 5वीं है। देखो एक शताब्दी होती है, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। एक जो शताब्दी होती है इसमें 100 वर्ष होते हैं। इन 100 वर्षों में एक रेशियो होता है कि 100 वर्षों में हमेशा 76 तो साधारण वर्ष होते हैं और इन 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। यानी कि हर एक शताब्दी में, हर 100 वर्षों में 24 बार 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी आती है 24 बार। लीप वर्ष का मतलब 29 फरवरी। तो हर 100 वर्षों में 24 बार 29 फरवरी आती है। यदि 100 वर्षों में 24 बार 29 फरवरी आती है या 24 लीप वर्ष आते हैं तो 200 वर्षों में 48 हो गए, 300 वर्षों में 72 हो गए। तो मोटी बात यह है, पहले तो ये बताओ कि मैंने कल बताया था कि एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में एक अंतर बताया था कि इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें मैंने बताया था 366 दिन होते हैं। इसमें पूरे 52 सप्ताह होते हैं और अधिक दिन एक होता है। इसमें पूरे 52 सप्ताह होते हैं और अधिक दिन कितने होते हैं? 2 अधिक दिन होते हैं। 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने हो गए? 76। एक साधारण वर्ष में एक अधिक दिन होता है तो 76 साधारण वर्षों में अधिक दिन कितने हो गए? एक वर्ष में एक, 2 वर्ष में 2, 3 वर्ष में 3, 100 और 76 वर्षों में 76 साधारण वर्ष हो गए, 76 अधिक दिन हो गए। एक लीप वर्ष में अधिक दिन कितने होते हैं? 2। तो 24 में कितने हो गए? 24 दूनी 48। तो मोटी बात यह है कि पूरे 100 वर्षों में जो अधिकतम दिनों की संख्या आएगी वो 124 आएगी। और जब 124 अधिकतम दिन हो गए तो अधिक दिन का मतलब है कितने सप्ताह हैं उनको छोड़ करके जो 7 से कम रहते हैं वो अधिक दिन होते हैं। इसमें जब 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी कि अधिक दिन कितने हो गए? 5। तो 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 5 होती है। सुनो एक बार, 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 200 वर्षों में कितनी होती है? भाई 100 में 5 है तो 200 में कितने हो गए? 5 दूनी 10। 10 में 7 का भाग देंगे हम, 7 एकम 7, क्या शेष बचेगा? 3। तो 200 वर्षों में अधिक दिन होंगे 3। 300 वर्षों में 100 में 5 है तो 300 में 15, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा। 400 में अधिक दिनों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0। लिखो 100 वर्षों में अधिकतम दिनों की संख्या 124 होती है। सौ वर्षों में अधिकतम दिनों की संख्या 124 होती है, जबकि 100 वर्षों में अधिक दिन 5 होते हैं। 200 वर्षों में 3 होते हैं। 300 वर्षों में अधिक दिन 1 होता है और 400 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 0 होती है। और यही क्रम लगातार चलता रहेगा अनंत तक। इतनी गिनती है जिनको हम गिन भी नहीं सकते। यह क्रम अनंत तक चलता रहेगा, इन्फिनिटिव तक। एक बात बताओ, जब तुम्हें पूछे 500 में अधिक दिन कितने आएंगे? 400 में तो 0 है, 500 कहते तुम्हें बताना है 5, 600 पूछे तो 3, 700 में 1 बताना है, 800 में 0 बताना है, 900 में 5 बताना है, 1000 में 3 बताना है, 1100 में 1 बताना है, 1200 में 0। अगर मैं कहूं कि सुनो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैं कहूं कि बताओ 5400 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या क्या है?
5400 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ऐसे गिनोगे ना, ये तो तुम्हें याद है, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ये तुम्हें याद है, 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में, ऐसे ऐसे 5400 करोगे। उसकी बजाय तुम्हें 54 में 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 तिया 12। यदि यहाँ 2 शेष बचता है तो इसका मतलब 200 में 3, तो 5400 में 3 आएंगे। यदि यहाँ शेष 1 बचता है तो 100 में 5 बताना है। यदि यहाँ शेष 3 बचता है तो 1 बताना है, और 0 शेष बचता है तो उसमें अधिक दिन 0 ही होते हैं। बेटा समझ में आए? फिर समझाऊं, आ गया? ऐसे बताना है। 5400 में, 7800 में, 84, 8200 में, तो हमेशा 4 का भाग देना है तुम्हें। अब शेष जो रिमाइंडर है वो देखना है क्या बच रहा है, तो उसमें समय बचेगा तुम्हारा। एक तो विशेष बात ये ध्यान रखो कि जैसे मैं कहूं कि इसमें 1600, 1700, 1800 और 1900, मैं कहूं कि इसमें लीप शताब्दी कौन सी है? एक तो लीप वर्ष होता है और एक लीप शताब्दी होती है। तो लीप शताब्दी का मतलब होता है कि उसमें 400 का भाग जाना जरूरी है, और जब लीप वर्ष पूछे तुमसे तो लीप वर्ष के लिए तुम्हें उसमें 4 का भाग जाना जरूरी है। लीप वर्ष के लिए 4 का भाग देना है। लीप शताब्दी के लिए, शताब्दी यानी कि शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, तो लीप शताब्दी जब भी पूछे तो तुम्हें 400 का भाग देना है। इसमें 400 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें 400 का भाग जाता है, क्योंकि 400 का मतलब 2 0 कैंसिल, 4 चौका 16, तो इसमें जो लीप शताब्दी आएगी वो 1600 आएगी, 2000 आएगी, 2400 आएगी, जिसमें 400 का भाग जाएगा ना, 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगी, तो 4 का भाग जाएगा, वो लीप शताब्दी होगी। देखो एक ऐसे क्वेश्चन आता है, मोरारजी देसाई का जन्मदिन, मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन है ये 29 फरवरी और 1896 को हुआ था। तो उसने अपना जन्मदिन कब मनाया? तो चूंकि जन्मदिन तो उसका हर 4 साल बाद ही आएगा, क्योंकि 29 फरवरी तो हर 4 साल बाद ही आती है, 29 फरवरी तो लीप वर्ष में आती है, और लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। तो यदि उसका जन्म 1896 में हुआ है और वो 29 फरवरी को हुआ है, तो वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? क्योंकि हर 4 साल बाद आता है ना, समझे? 29 जनवरी तो हर 4 साल बाद आती है। तो जब इसमें 4 जोड़ोगे ना तो 1900 हो जाएगा। ये 1896 में यदि 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। और 1900 चूंकि लीप शताब्दी नहीं है, तो जब लीप शताब्दी नहीं होती है तो उसमें 29 फरवरी नहीं आती, ठीक है? तो ये जो जन्मदिन है आपका, जन्मदिन जो मनाएगा ये बनाएगा 29 फरवरी और 1904 में मनाएगा। एक तो ये बात याद रखनी है। बेटा एक बात बताओ, 1900 क्यों ना किया मैंने? 1900 लीप शताब्दी नहीं होती, उसमें 29 फरवरी नहीं आते, ठीक है? तो उसमें और 4 जोड़ने हैं तुम्हें आंसर देना है कि वह अपना जन्मदिन 1904 में मनाएगा। उसका जन्मदिन 1904 में मनाया जाएगा। चले आगे। एक बात बताओ कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। 200 वर्षों में कितने होंगे लीप वर्ष? 48। 300 में 24 या 72। यदि मैं कहूं कि 400 वर्षों में, यदि मैं कहूं कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? 29 फरवरी आती है, इसका मतलब लीप वर्ष कितनी बार आते हैं? तो 400 का मतलब है कि हर 100 वर्षों में 24 बार आती है। तो अगले 100 में फिर 24 आएगी, अगले 100 में फिर 24 आएगी, और अगले 100 में फिर 24 आएगा। तो 400 में कितना होगा ये बताओ? 24 चौका 96 हो गया। बट एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें
कि हर 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है, और वो दिन कौन सा बढ़ता है? वो दिन 29 फरवरी का बढ़ जाता है। उसी तरह 400 वर्षों में एक वर्ष बढ़ जाता है, और वो वर्ष कौन सा बढ़ता है? वो लीप वर्ष बढ़ता है। तो यहाँ 400 वर्ष है तो एक वर्ष बढ़ गया, और वो वर्ष कौन सा बढ़ गया? वो बढ़ गया, लीप वर्ष बढ़ गया। तो लीप वर्ष चूंकि 29 फरवरी का आता है, तो जब भी 400 वर्षों में पूछे तो या तो 24 को 4 बार जोड़ो, या 24 को 4 से गुणा करके और तुम्हें एक जोड़ के जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 97 आएगा। ये ध्यान रखना। अगर 800 होता तो 2 जोड़ते, 1200 होता तो 3। हर 400 में एक साल जुड़ता है, हर 400 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष जुड़ जाता है, और लीप वर्ष का मतलब है 29 फरवरी। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? फिर समझाऊं? नहीं आया? आ गया? एक पता क्यों जोड़ दिया ये? क्योंकि 400 वर्षों में एक और जुड़ गया। 300 होता नहीं, 300 होता तो बस तुम्हारा आंसर 24 या 72 कह देते हैं, क्योंकि 100 वर्षों में तो 24 बार है, तो 300 वर्षों में 24 या 72 बार हो गया। 400 पूछेंगे वो एग्जाम में तुमसे, तो तुम्हें एक जोड़ना है। लिख लो ये बात। 4 वर्ष में एक दिन बढ़ता है तो 400 वर्षों में एक लीप वर्ष बढ़ जाता है। 400 वर्षों में एक लीप वर्ष बढ़ जाता है। देख सुनो, अगर मैं कहूं कि 800 वर्ष है, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो मेरे को एक बात बता दो कि 100 वर्षों में कितने होते हैं? 24। तो 800 में पूछा है, या तो 24 को 8 बार जोड़ो, या 24 को किससे गुणा करो? 8 से गुणा करो। भाई कितना हो गया? 192 हो गया, 192 हो गया, क्योंकि 25 तक तो पहाड़ी तुम्हें याद करने हैं। अब 800 वर्ष है तो हर 400 में एक लीप वर्ष बढ़ता है, तो 800 में कितने बढ़ गए? तो इसमें हमें केवल 2 जोड़ना है, और हमारा आंसर रहेगा 194। 1200 होता ना तो 3 जोड़ देते, 1600 होता तो 4 जोड़ देते। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो बता दो। समझ में आ गया? क्योंकि हर 100 वर्षों में 24 बार होता है। एक बताओ, अभी मैंने बताया था 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होते हैं, ये बता दो मेरे को। अधिक दिन कितने बताए थे मैंने अभी? 5। अभी तो बताए थे। अधिक दिन वे होते हैं जो सप्ताह से कम रह जाते हैं। 200 वर्षों में अधिक दिन मैंने कितने बताए हैं? 3। 300 में कितने बताए हैं? 1। और 400 में कितने बताए हैं? 0। ये तो मैंने अभी बताया है तुम्हें। मैं कहूं कि 15 मई और 1700 को यदि मंगलवार हो तो बताओ 15 मई 1800 को क्या वार होगा? अब एक बात बता दी, यहां कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर तो मैंने कल बता दिया था, परसों बताया था, कल बताया था। 1 साल के अंतर में तो साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ाते थे और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाते थे। अब यहां मैंने सीधा 100 साल का अंतर कर दिया। तो एक बात बता दो, 100 साल में अधिक दिन कितने होते हैं? 5। तो इसमें 100 साल का जो अंतर है उसमें 5 का अंतर कर दोगे। 200 साल का अंतर होता तो 3 का अंतर कर देते, 300 में 1 का अंतर कर देते। 5 का अंतर पता कैसे करोगे? मंगलवार को छोड़ दो, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, तो हमारा जो आंसर आएगा वो रविवार आएगा। बेटा समझ में आ गया? 100 वर्षों में कितने दिन बढ़ाओगे? 5 दिन।
200 वर्षों में कितने दिन बढ़ाओगे? 3 दिन। 300 वर्षों में कितने दिन बढ़ाओगे? 1 दिन। यदि यहां 1900 होता तो आंसर बताओ जल्दी से, क्या बताते हैं? कैसे बढ़ाओगे? बुध, बृहस्पति, शुक्र आ जाए। अगर यार डेट चेंज करेंगे तो वो 7 जोड़ जोड़ के पहुंच जाएंगे वहां तक। जैसे 15 के बजाय 25 कर देंगे ना, तो 15 का निकालो पहले, तो फिर 15 7 22 और फिर 25 का निकल जाएगा। समझ गए? पूरा अंतर 100 साल का करो या 200 का करो या 300 का करो। आगे चलो या पीछे चलो। पीछे जाओगे तो 7 घटाते जाओगे, आगे जाओगे तो 7 जोड़ते जाओगे। मेरे साथ लिखोगे, यदि 5 तारीख के 3 दिन बाद यदि मंगलवार हो तो उस मास की 25 तारीख को क्या वार होगा? पच्चीस तारीख को क्या वार होगा? 5 तारीख के 3 दिन बाद यदि मंगलवार हो तो उस मास की 25 तारीख को क्या वार होगा? यदि 5 तारीख से 3 दिन बाद मंगल हो तो उस मास की 25 तारीख को क्या वार होगा? दोनों बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो, दोनों में एक ही अंतर है, 5 तारीख के और 5 तारीख से। इसमें के और से का चक्कर है। गांवा की भाषा में बताऊं स्थान है, के मानी कोन्या और से मानी स। के कोन्या और के स। के कोन्या कि यह 5 तारीख इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? 3 दिन में। के मानी कोन्या, ये शामिल नहीं है। और शे मानी स, यानी कि यह 5 तारीख भी 3 दिन में शामिल है। यदि के आता है तो तुम्हें कैसे इसको डिनोट करना है? 5 तारीख के 3 दिन बाद 5 को छोड़ना है, के का मतलब कोन्या, ये तारीख शामिल नहीं है। किसमें? 3 दिन में। 3 दिन कौन से हो गए? 6, 7, 8 और बाद का मतलब है 9। तो ये जो मंगलवार है ये 9 तारीख का है। 5 तारीख के 3 दिन बाद, 5 के 3 दिन छोड़ दिया हमने, के बाद यानी कि 9 तारीख को मंगलवार है। और 9 का मंगलवार है तो 9 और 7 16 का मंगलवार है। और 16 और 7 23 का मंगलवार है। 24 का बुधवार है और 25 का आंसर आएगा बृहस्पतिवार। और से मानी स, या तारीख भी शामिल है। किसमें? 3 दिन में। तो 5 तारीख से यानी कि से का 5 भी शामिल करनी है 3 दिन में। 5, 6, 7 और बाद का मतलब है ये मंगलवार हो गया 8 तारीख का। ये फर्क होता है। से मानी इंक्लूड है और के मानी इंक्लूड नहीं है। बेटा समझ में आएगा ना? के मानी कन्या, से मानी स। एक तुम्हें आज है ना, एक कॉपी में कोने पर लिखो कि आज हमें कम से कम 15 से 20 दिवस याद करने हैं। दिवस, एक दिवस की बात बताता हूँ। दिवस जिस महीने में भी तुम्हारा एग्जाम होगा, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, लगभग तो उसी दिन का दिवस पूछते हैं एग्जाम में। नहीं तो जिस महीने में तुम्हारा एग्जाम होगा उस महीने का ही दिवस पूछते हैं। जिक्के में यदि क्वेश्चन आएगा तो ये कन्फर्म ध्यान रखना। यदि मई में पेपर है तो मई के दिवस याद रहने जरूरी है।
जिस महीने में, जैसे ये देख लो तुम्हारा पेपर है अगस्त में, तो तुम्हें क्या करना है कि अगस्त के जो मेन 4 5 3 2 जितने भी दिवस हैं, मेन 2-3 ही होते हैं वैसे हर महीने के, तो वो 2-3 दिवस तुम्हें याद करने हैं। क्योंकि अगर जीके में क्वेश्चन आएगा तो केवल उसी महीने का दिवस पूछा जाता है जिस महीने में तुम्हारा एग्जाम है। जैसे मान लो मैं कहूं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम्हारे, विश्व जनसंख्या दिवस के 2 दिन बाद यदि बुधवार हो तो उस महीने के उस मास का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन को क्या वार होगा। जैसे ऐसे आ गया। अब तुम्हें यदि दिवस याद है तो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते। तो दिवस तुम्हें कल जब आओगे तो 15 से 20 दिवस याद होने चाहिए। 15 से 20 कम से कम दिवस याद होना चाहिए। तो तुम्हें विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ये 11 जुलाई का होता है। ऐसे लिखो, अध्यापक दिवस लिखो 5 सितंबर, हिंदी दिवस लिखो 14 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस लिखो 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लिखो 8 मार्च, मजदूर दिवस लिखो 1 मई, एड्स दिवस लिखो 1 दिसंबर, पृथ्वी दिवस लिखो 22 अप्रैल। तो ये 5-7 तो हैं, बाकी ये 10-15 याद करो मेन। कंप्यूटर दिवस शायद 2 सितंबर है मेरे ख्याल से। तो सुनो, अब एक बात बताओ, विश्व जनसंख्या दिवस के 2 दिन बाद, अब के है, के का मतलब होता है कोन्या, के कोन्या 11 जुलाई शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? 2 दिन में। तो एक तो होगा 2 दिन 12 और एक 13, और ये बाद का मतलब है 14 तारीख का बुधवार है। तो सुनो, जुलाई में अंतिम दिन होता है 31 जुलाई, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। तो जब 14 का बुधवार है तो 31 का बताना हमें। तो 14 और 7 21, 7 28, 28 का पता लग गया बुधवार है, 29 का बृहस्पतिवार, 30 का शुक्रवार, तो 31 का हमारा जो आंसर रहेगा शनिवार रहेगा। बेटा समझ में आएगा ना? के मानी कोन्या और से मानी से, बस सिर्फ यही ध्यान रखना है। के मानी कोन्या और से मानी से। चलिए आगे, समझ में आ गया यहां तक? देखो, एक मैं कहूं कि यदि कल से पहले मंगलवार है हो तो कल के बाद क्या वार होगा? कल से पहले मंगलवार है तो कल के बाद क्या वार होगा? देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी करना है ना, तो क्या करना है तुम्हें कि कल से पहले मंगलवार है तो कल के बाद, तो सबसे पहले कोई चीज आज सोच रहा है, आज ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल, तो इस कल से पहले ये बार दे रखे है हमें मंगलवार, तो कल के बाद ये बार बताना है, ये बताना है। तो कल से पहले यदि मंगलवार था तो कल बुधवार था,
आज बृहस्पतिवार है, आने वाला कल शुक्रवार है, तो ये आएगा शनिवार। ऐसे करना है क्वेश्चन। पहले आज करो, यस्टरडे करो, टुमारो करो। सिकंदर आए बेटा समझ में? सुनो, यदि कल से पहले, देखो कल से पहले यानी कि बीता हुआ कल है ये, और कल के बाद पूछा है आने वाला कल है ये, तो कल कब तो बीता है, कब आएगा ये चीज डिपेंड करती है आज पे। ये तो बीता हुआ कल हो गया, ये आने वाला कल हो गया, ये यस्टरडे होगा, ये टुमारो हो गया। अब कल से पहले ये बार दे रखे हैं हमें मंगलवार, कल से पहले ये बार दे रखे हैं, और कल के बाद बताना है, कल के बाद ये बताना है 12 में। तो कल से पहले मंगलवार था, तो कल क्या था? बुधवार। आज क्या है? बृहस्पतिवार। आने वाला कल क्या रहेगा? शुक्रवार। और उसके बाद पूछा है तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। अब बता, आ गया? ठीक है। अब मैं कहूं, देखो मैं कहूं कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? देख सुनो, एक बार बताता हूं, समझ में आ जाएगी। कल से 3 दिन पहले यानी कि आज कोई बात सोच रहा है कोई आदमी, ये बीता हुआ कल और ये आने वाला कल, ये तो पहले लिख दिया करो ऐसे क्वेश्चन में। ये 3 चीज तो पहले लिख दो, इससे है ना, इससे सही समझ में आएगा कि पहले और बाद का मतलब। कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले तो रोमन उसमें ऐसे 3 लिख दो, 3 दिन पहले तो ये हो गया। ये बार दे रखे है हमें सोमवार। कल के 2 दिन बाद, 1, 2 दिन बाद हमें ये बार बताना है। अब सुनो, ये सोम हर 7 दिन बाद वही बार आता है, 7 दिन पहले वही बार आता है। 7 दिन बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सोमवार ही आएगा, क्योंकि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो हमारा आंसर सोम ही रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करना है। बेटा समझ में आया सकना? और घुमाऊं थोड़ा सा, 3 दिन बाद कर देता हूं मैं सोम, तो कल के 2 दिन पहले पूछ लेता हूं। देख सुनो, जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन की वैसे मैं करूंगा। कल से 3 दिन बाद, आज कोई चीज सोच रहे हैं, आने वाला कल और बीता हुआ कल, तो कल से 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन बाद सोम है, तो कल के 2 दिन पहले 1, 2 ये बार बताना है। तो वापिस चलेंगे, ये सोम है तो ये रवि है, ये शनि है, ये शुक्र है, वही 7 घटाओ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सोम ही आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे ना, सोम, रवि, शनि, शुक्र, समय खराब करोगे, 7 जोड़ दिया करो। मैं कहूं कि 4 दिन पहले कौन सा बार था? 4 दिन पहले यानी कि ये बार बताना है, ये बताना है। कल के 3 दिन बाद दे दिया, 4 दिन पहले पूछ लिया। ये सोम है तो यहां से शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी सोम ही आएगा। ठीक है, ये रवि आएगा, और ये हमारा जो आंसर आएगा वो शनि। पहले चलेंगे तो वापस चलेंगे, आगे चलेंगे तो बढ़ाएंगे। भाई आज जैसे मान लो आज मंगलवार है, तो मैं कहूँ कि 2 दिन पहले क्या था, तो तुम रविवार बताओगे। 2 दिन बाद तो तुम मंगलवार, बुध, बृहस्पति बताओगे। तो बाद में जोड़ेंगे, पहले में घटाएंगे, पहले में पीछे चलेंगे। ये बता दो क्लियर है कि नहीं पोजीशन? क्लियर? एक इस तरह क्वेश्चन आता है, चूंकि तो ये है प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता।
पर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, विशेषकर बैंकिंग में। जब बैंक का एग्जाम देते हो तो उसमें प्रायिकता से कम 5 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। प्रायिकता एक टॉपिक है अलग से, लेकिन ये मैं अलग से कराऊंगा। पर कैलेंडर में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? एक बात बता दो मेरे को भाई, एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह 52 तो बता रखे। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। साधारण में 1 अधिक दिन होता है, लीप वर्ष में 2 अधिक दिन होते हैं। पर जब 52 सप्ताह होते हैं तो हर बार 52 बार तो आता ही आता है भाई। 52 सप्ताह है तो 7 बार 52 बार तो आते आते हैं। 52 सप्ताह का मतलब तो ये होगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हर सप्ताह में 7 दिन आएंगे। तो 52 सप्ताह है तो 52 बार तो सारे ही बार आएंगे। पर कोई भी बार 53 बार कैसे आ सकता है? क्योंकि एक दिन अधिक है। 52 सप्ताह होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो इसमें 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं, तो 7 दिन तो 52 बार आते हैं। लेकिन जो एक अधिक दिन होता है, ये अधिक दिन सोमवार है या ये मंगलवार है या बुधवार है या बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, तो वो 53 बार रविवार आता है, सोमवार आता है, ये कोई भी बार हो सकता है। मैंने वैसे रविवार लिख दिया, ये सोम भी हो सकता है, मंगल बुध कुछ भी हो सकता है। तो टोटल एक साधारण वर्ष होता है, इसमें 365 दिन होते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी होती है अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। ये एक टॉपिक है, मैं कराऊंगा, रीजनिंग में कराऊंगा तुम्हें पूरा। तो इसमें तुम्हें 7 का भाग देना है, 7 पंजे 35, जब 7 दूनी 14, 52 तो सप्ताह पूरे आ गए। तो जो रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, कोई भी बार है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ये 1/7 आएगी। एक तो ये लेना है और अपॉन 7 करना है। और यदि लीप वर्ष होता ना यहाँ, तो 366 दिन होते, तो शेष कितना बचता? 2 बचता। तो लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 2/7 हो जाती है। समझ में आ गया? लिख लो ये। साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 1/7 होती है। कोई भी बार आने की, रविवार अनिवार्य नहीं है, वो बार कोई भी हो सकता है। रविवार आने की प्रायिकता 1/7 है, और बाकी कोई भी बार हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इसकी प्रायिकता 1/7 होती है। और लीप वर्ष की 2/7 होती है। ऐसे यदि महीनों पे पूछे ना तुम्हें, महीनों पे पूछे, तो एक बात बताओ कि एक हर महीने में कितने सप्ताह होते हैं, ये बता दो मेरे को। 4। भाई 4 सप्ताह तो सभी में होते हैं, 7 चौका 28, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह तो सभी में होते हैं। तो 4 बार तो सभी बार 4 बार तो आते हैं। भाई सोमवार हर महीने में 4 बार आएगा, मंगलवार भी। पर ऐसा भी है कि कोई बार 5 बार भी आता है, तो उसमें से पूछ लेंगे। जैसे जुलाई महीना है, जुलाई मास में रविवार है, ये 5 बार आने की प्रायिकता कितनी है? 5 बार आने की प्रायिकता क्या है? तो एक बात बता दो कि जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, 7 चौका 28, ठीक है। शेष क्या बच गया? 3। तो ये तो सप्ताह होली पूरे, इसको छोड़ दो। तो ये इसका आंसर तुम क्या दोगे? 3/7। तो जुलाई मास में रविवार 5 बार आने की प्रायिकता 3/7 होती है। कोई महीना हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो तुम्हें दिन याद है भाई 30 होते हैं कि 31 होते हैं। 5 बार पूछेंगे, 5 बार रविवार, 5 बार सोमवार, 5 बार शनिवार, तो इसकी प्रायिकता ऐसे निकालता है। बाकी प्रायिकता का पूरा टॉपिक है, तुम्हें पूरा बताऊंगा, लेकिन कैलेंडर में कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने यहां बता दिया तुम्हें। और जब प्रायिकता कराऊंगा ना, जब और डिटेल से जब समझ में आ जाएगी सारी बात, तो कैलेंडर का हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, कोई भी, छोटे से बड़े लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाते हैं। अब तुम कितना पढ़ते हो वो तुम्हारे ऊपर है। कक्षा क्रम पूरा करवा दिया, और वो कूट भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग आना, वो यानी कि 5-6 टॉपिक तुम्हें पूरी करवा दिए। अब ये तुम्हें प्रैक्टिस खुद करनी है। किताब में भी ना करो तो जो मैंने करा दिया वो भी 2 बार 3 बार निकाल लोगे ना, तो भी पर्याप्त है। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज का हमारा कौन सा था? वेद। लिखो क्वेश्चन नंबर 1।
सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेद में कितने मंत्र हैं? एक राजा जो परीक्षित है, जो अभिमन्यु का पुत्र था पांडवों में, केवल ये जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उत्तरा के गर्भ में था ये परीक्षित, तो ये अंतिम उनका वंशज है परीक्षित। इसका उल्लेख कौन से वेद में है? गोत्र व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किस वेद में है? पुराणों की संख्या कितनी है? उपनिषद किसे कहते हैं? सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? निरुक्त का अर्थ क्या है? निरुक्त का अर्थ क्या है? और सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? टोटल दर्शन 6 हैं। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। और वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। संगीत का संबंध किस वेद से है? संगीत का संबंध किस वेद से है? एक है रत्नीन, किसे कहते हैं? रत्नीन किसे कहते हैं? कर लिया बेटा? नेक्स्ट हो। सबसे पहले तो सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो इसके जो मौलिक जो मंत्र हैं वो तो है छिहत्तर।
बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब इसमें 1810 मंत्र हैं, छिहत्तर को छोड़ के बाकी सारे ऋग्वेद के लिए गए हैं। कितने मंत्र हैं टोटल? 1810, जिसमें इनके जो मौलिक जो मंत्र हैं वो 76 हैं इसके सामवेद के, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद बता रखे हैं तुम्हें, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन भी ऋग्वेद है। परीक्षित का जो उल्लेख है वो परीक्षित का उल्लेख अर्थर्वेद में है, जो चौथा वेद है अर्थर्वेद में उसका उल्लेख है। अर्थर्वेद में लिखो, एक तो अर्थर्वेद में राजा का राज तिलक अर्थर्वेद से लिया गया है, राजा का राज तिलक अर्थर्वेद से लिया गया है। गोत्र व्यवस्था का पहला उल्लेख अर्थर्वेद में हुआ है, और जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने जितने भी हैं सारे अर्थर्वेद से, जादू टोने तंत्र मंत्र ये सारे अर्थर्वेद से। गोत्र व्यवस्था का उल्लेख तुम्हें बता दिया अर्थर्वेद में है, और गोत्र व्यवस्था का उत्तर वैदिक काल में कल बताया था, उत्तर वैदिक काल में हुआ है और अर्थर्वेद में हुआ है गोत्र व्यवस्था का उल्लेख। पुराणों की संख्या 18 है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, सारे पुराणों की संख्या 18, ये सभी को पता है 18 पुराण, ये तो हम कभी से पढ़ते आ रहे हैं। उपनिषद भी होते हैं। उपनिषद क्या होता है कि उपनिषद गुरु के समीप बैठ करके लिया गया जो ज्ञान होता है वो उपनिषद होते हैं, और उपनिषदों की संख्या 108 होती है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। ब्राह्मण, सबसे प्राचीन ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, ये भी मैंने लिखवा रखा है शायद एक बार पहले में। सतपथ ब्राह्मण है सबसे प्राचीन। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल, ठीक है, ये तो सारे याद होंगे। न्याय दर्शन का बताओ? न्याय दर्शन गौतम, शाबाश। योग दर्शन पतंजलि, अरे वाह। वैशेषिक कनाद। वेदांत दर्शन वादरायण, और मीमांसा दर्शन जैमिनी। वेदांत 6 कौन कौन से हैं ये और बता दो मेरे को। वेदांत कौन कौन से 6 है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। वो वाह, कमाल कर दिया भाई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब इसमें निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब रचना, किसी चीज की रचना। व्युत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पत्ति, वी जमा उत्पत्ति, जन्म होना, किसी चीज का जन्म होना। तो निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। संगीत का संबंध सामवेद से है, ठीक है। एक बात ये और लिखो कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद ऐसे पूछेंगे ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद में लिखा गया है, तो तुम्हें यजुर्वेद बताना है। यजुर्वेद देखो गद और पद है, गद और पद का जो मिश्रण होता है, गद और पद का जो मिश्रण होता है उसे युजस कहते हैं। युजस, गद और पद के मिश्रण को युजस कहते हैं, और इसी के नाम पर यजुर्वेद पड़ा है, ठीक है, जो गद और पद में लिखा गया है। एक यज्ञों का जो वर्णन है, यज्ञ किए गए थे ना, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इनका संबंध भी यजुर्वेद से है। यज्ञों का संबंध भी यजुर्वेद से है। उसके बाद रत्नीन क्या होते हैं पता है? रत्नीन उत्तर वैदिक काल में होते थे। रत्नीन जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे ना, वे रत्नीन होते थे, और ये 12 प्रकार के होते थे। रत्नीनों की संख्या 12 है।
जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे उनको रत्नीन कहा जाता था। कल पढ़ के आना है।